नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। यहाँ आप मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने नए तरीके अपनाकर खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी कि आर्थिक रूप से आजाद कर लिया है। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है घर बैठे उन लोगों को प्रेरणा देने का जो ये सोचते होंगे कि कैसे अपने स्किल या अपने शौक को एक सफल उद्योग में तब्दील करें। इस शो में आप मिलेंगे कुछ आइकन्स से जो अपना खुद का कोई ना कोई व्यवसाय या खेती शुरू करके अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना चुके हैं। हर एपिसोड में हम आपको ऐसे ही आइकन से रूबरू कराते हैं। हर एपिसोड में हम 5 आइकन्स में से एक श्रेष्ठ आइकन को चुनेंगे। फिर इन्हीं श्रेष्ठ आइकन्स में से अंत में हम चुनेंगे एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। तो चलिए मिलते हैं सुपर 30 प्रोग्राम के देश के चहीते मैथ्स गुरु श्री आनंद कुमार जी, MBA चाय वाला मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, यूथ एक्सपर्ट और वो हमेशा कहती हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्वागत करें रश्मि बंसल जी का। मेंटर ऑन अ मिशन श्रीकांत शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि जब आप ये जज करते हैं कि कौन बनेगा आज का श्रेष्ठ आइकन किसी भी एपिसोड का, तो आप इस बात को कितनी तवज्जो देते हैं कि उन्हें कोई स्किल आती है या नहीं आती? हम खासकर इस तरह के लोग आते हैं तो उनमें तवज्जो इस बात का देते हैं कि स्किल तो आनी चाहिए, बिना स्किल के तो कुछ होगा नहीं। अगर वो व्यक्ति आर्थिक मुश्किलों का सामना किया है, अच्छी पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन अपने से YouTube से किसी से पढ़ के सीख के कुछ स्किल डेवलप किया और दुनिया में तब्दीली ला रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, उसको हम लोग तवज्जो देते हैं। एंटरप्रेन्योर की निशानी क्या होती है कि पैराशूट होने के बिना भी वो कूद जाता है ऊपर से और रास्ते में पैराशूट का कुछ कर लेता है या तो बना देगा, ऐसा यही होता है। और जितना ज़्यादा आप जर्नी में सीखोगे और अपनी स्किल्स बनाओगे वो स्पेसिफिक होगी। जब आप कहीं रास्ते के लिए मंजिल के लिए निकलते हो तो आप वही सीखते हो जो उस मंजिल के लिए काम आता है। ऑन द जॉब लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। आपने कोई भी चीज़ सीखी नहीं सीखी, लेकिन रोज़ की जो आपको समस्या आएंगी, ज़िंदगी आपको सिखा देगा। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे ज़रूरी है मेहनत। अब आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्किल आप सीख जाएंगे, क्योंकि सोर्स बहुत ही है जहाँ से आप स्किल सीख सकते हैं। आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, हर स्किल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो स्किल सीखने की कमी बिल्कुल नहीं है, इरादा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। तो दर्शकों, सुना आपने, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो स्किल एक्वायर की जा सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें और अगर आप इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप भी अपनी कहानी इस मंच पे आके सुनाएं। साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं, स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हमारे पहले आइकन से। लखनऊ से आए ये नौजवान ऑर्गेनिक फार्मिंग के महत्व को जीवन में काफी जल्दी समझ गए, तभी तो नौकरी से उद्योग करने का सफर कर पाए। अब मैं मंच पे आपको मिलवाना चाहूंगी ऋषभ द्विवेदी जी से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ द्विवेदी है। मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मैं एक हाइड्रोपोनिक बिजनेस चला रहा हूं जिसमें हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स डायरेक्टली अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में हम लोग प्लांट्स या वेजिटेबल्स बिना मिट्टी के उगाते हैं, जिससे कि हमें पेस्टिसाइड फ्री सेफ फूड हम डायरेक्टली कस्टमर्स को कुछ ही घंटे के हार्वेस्ट के कुछ ही घंटे के अंदर पहुंचा सकते हैं। ये मैंने शुरुआत की थी 2000 स्क्वायर फीट से, जो कि आज 3.5 एकर्स पे है। अब हमारा फ्यूचर एक्सपेंशन भी है कि हम लोग धीरे धीरे 5 एकर्स और 10 एकर्स भी अलग अलग सिटीज़ में जाके करेंगे, जिसमें से एक झांसी रहेगी और ऐसे डिफरेंट सिटीज़ उत्तर प्रदेश की कवर करने का प्लान है। मैं फ्रीडम एप्लीकेशन और एनडीटीवी का बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ मैं अपनी बात रख सकूँ। ऋषभ जी, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर से हाइड्रोपोनिक फार्मिंग तक पहुंच गए।
तो ये रास्ता आपका सफ़र कैसा रहा, थोड़ा हमें भी बताइए। सर हाइड्रोपोनिक्स में इंटरेस्ट एक्चुअली मुझे कॉलेज में ही हो गया था। कॉलेज से ही डिसाइडेड था मुझे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी है। बस मैंने जॉब्स या कॉर्पोरेट सेक्टर में इसलिए घुसा क्योंकि मेरे को कुछ अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस चाहिए थे, जो मुझे लगता है कि बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ, तो पहले वो मुझ में थोड़ा सा शाइनेस थी, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो इसलिए मैंने अलग अलग सेल्स एंड मार्केटिंग की भी जॉब करी, ताकि मैं एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ, वो चीज़ तो आनी चाहिए। दूसरा, मैं थोड़ा रेवेन्यू चाहता था कि पहले छोड़ दूँ, उससे पहले कि थोड़ा सा रेवेन्यू हो जाए अपने पास। तो इसलिए मैंने ये सफ़र किया कि पहले जॉब्स में जाऊँगा, फिर छोड़ के अब इसमें आऊँगा अपना। और बताइए आगे, लेकिन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में करते क्या हैं वैसे? सर हम लोग ने शुरुआत करी थी, मैं और मेरी फ्रेंड ने शुरुआत करी इसके बारे में। शहर के बीचों बीच हम लोग फ्रेश वेजिटेबल्स उगाएं और विद इन आवर्स ऑफ हार्वेस्ट उनको मैं पहुंचा पाऊँ, डिलीवर कर पाऊँ। तो हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें हार्वेस्ट करते हैं, विद इन 4-5 आवर्स के अंदर अंदर घर पे पहुंचा देते हैं। तो ऋषभ ये बताइए, शहर के बीचों बीच आप फार्मिंग कैसे करते हो? मतलब ये तो कुछ अजीब लग रहा है, कहाँ जी, पर जी, जी। करते हैं, इसका खर्चा कितना आता है, ये जी, जी। कितना प्रैक्टिकल है? जी मैम, इसमें मैंने जो शुरुआत की थी पहले अपने टेरेस से 2000 स्क्वायर फीट से की थी, जिसमें कि स्टार्ट करने के लिए 2.5 लाख का लगभग खर्चा आया था, पॉली हाउस बनाना और ये सब चीज़ में। तो हम लोग वहीं से मैंने शुरुआत करी थी, अपने टेरेस से, अपने घर के टेरेस से शुरुआत करी। एंड अभी नेक्स्ट मंथ में हम 3.5 एकर्स में करने जा रहे हैं, जिसमें सॉइल और हाइड्रोपोनिक्स मिक्स होगा। अच्छा, ये किसानी में देखता हूँ अगर देश में कृषि, जी जी, 4-4 महीनों की फसल पे सबसे ज्यादा लोग फोकस करते हैं, किसान लोग। तो ये जो खेती है, ये मेहनत वाली खेती, दिमाग वाली खेती। जी जी जी। तो लोग ये शिफ्ट क्यों नहीं हो पाते? किसी आलस की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से या इंटेंशन की वजह से? थोड़ा बताइए। जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, इसमें सारी चीज़ें जैसे आपने बताया, सारी चीज़ें मिक्स हैं। कि कई लोग आलस भी बहुत लोगों में है कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, सिखाने के लिए आज लोग अवेलेबल हैं, हर जगह हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूब से सीख के भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। तीसरा, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक डर है मन में कि मैंने अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो मैं निकाल पाऊँगा क्या, वो मेरा रिटर्न निकलेगा कि नहीं, क्योंकि हर एक इतनी वेल ऑफ फैमिली से तो है नहीं कि सस्टेन कर ले जाए। तो वो एक डर तो मन में रहता है सभी आप के। ये बताइए कि इस तरह की खेती की शुरुआत के लिए कितनी पूंजी चाहिए? जी सर, मैं जैसे मुझसे अभी भी कोई पूछता है ना, तो मैं उससे ये बोलता हूँ कि आप शुरू करने के लिए ना मैं 30,000 से आप एक छोटा सा सेटअप करिए, अपना पहले एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो लीजिए। तो आप क्या क्या उगाते हैं अपने फार्म में और क्या चीज़ें बिकती हैं? क्योंकि आपको एक मार्केट के साथ लिंक चाहिए, जो लोग जी, जी। चाहते हैं वही आपको उगाना पड़ेगा। जी जी मैम। तो मैम जैसे मेरा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है वो सीडलेस कुकुम्बर है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा बिना बिकता है। बिना बीज का ककड़ी? हाँ हाँ मैम, उसे इंग्लिश कुकुम्बर भी ओके। कहते हैं। आपको कैसे मालूम मार्केट का फीडबैक क्या है, रिस्पांस क्या है, कौन सी सब्जियां वो चाहते हैं? आपने कुकम्बर उगा दिया, उनको बैगन चाहिए, वे कैसे जी। आप गेज करते हैं? सर मैंने एक्चुअली क्या किया कि डिलीवरी भी मैं ही करता हूँ। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन स्टार्टिंग से डिलीवरी भी मैं ही करता था। और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे जो लगता है कि मैं अपने कस्टमर से डायरेक्टली लिंक अभी तो बनाए रखा हूँ, तो उनसे डायरेक्ट बात होती है, रेगुलर फीडबैक लेता रहता हूँ। मेरे एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कस्टमर्स की वजह से ही इम्प्रूव हुए हैं। जैसे कि बॉटल गार्ड लौकी जो होती है, तो लौकी जब मैंने फर्स्ट दी तो पता चला कि यार उसमें आपने पानी का कम यूज़ किया है। पानी ज़्यादा जो हो तो ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटी आएगी, ज़्यादा फ्रेशनेस आएगी। तो वो मेरे को कस्टमर से ही पता चला। मैंने एक्चुअली इससे पहले कभी फार्मिंग भी नहीं की, देखी भी नहीं। कोई युवा इस रोजगार को करता है तो उसकी आमदनी क्या होती है? छोटा सा, अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने जो शुरुआत करी थी सर, तो वो लॉकडाउन में करी। तो पहले 3 बार तो मैं फेल हुआ हूँ, मतलब पहले 3 क्रॉप्स ना फेल ही हुई हैं। सिर्फ मैं इतना चाह रहा था लोगों तक एक बार बात पहुँचे कि ऐसा कुछ शुरू हुआ है आसपास, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स मिलेंगी, जो आजकल इतना ज़रूरी भी है। ऑलमोस्ट 25 कस्टमर्स हैं जो रेगुलर हो चुके हैं। तो अभी मेरा पर मंथ 30 to 40,000 आ जाता है इससे। करोड़पति बनना, पैसे वाला बनना, फेम, प्रसिद्धि पाना, क्योंकि आज की तारीख में युवाओं में 2 चीज बहुत ज्यादा है कि मुझे फेम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। हाँ। तो क्या खेती किसानी एक ऐसी जगह है जहां से ये सपने पूरे किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा बस आप इस पे पढ़ लें, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, स्किल सीख लें, तो आप इसके आगे क्या क्या कर सकते हैं वो अनगिनत है। मैं तो पहले तो सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था कि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना है लोगों को, ऐसी फ्रेश वेजिटेबल्स। बट अभी मैं धीरे धीरे करते करते समझ में इसमें तो अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब ऐसे आइडियाज़ आते हैं, या मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं
बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक इनमें खासियत है, हाँ। ये अपने कस्टमर्स की बात सुनते हैं, फीडबैक लेते हैं, जी, प्रोडक्ट बनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं Thank you, आपके sir. भविष्य के लिए। थैंक यू। हाइड्रोपोनिक्स बाजार 2026 तक 1,41,456 करोड़ रुपए तक का हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स के जरिए उगाई सब्जियों का मुनाफा 40% तक होता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती शुरू करने के लिए NHB और नाबार्ड से मिल सकती है मदद। अगर आप भी इनसे सीखना चाहते हैं कि कैसे हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग की जाती है तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे इनका कोर्स है, उससे आप सीख सकते हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम इस मंच पे बुलाएं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को। लॉन्ड्री की स्किल को भी एक सफल लघु उद्योग में बदल चुके हैं हमारे नेक्स्ट आइकन ऑफ भारत। मैं अब इस मंच पे बुलाना चाहूंगी अरुणाभ सिन्हा जी को। नमस्कार, मेरा नाम अरुणाभ है और मैं एशिया की सबसे बड़ी लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनिंग चेन यूक्लीन का फाउंडर हूं। यूक्लीन आज के डेट पर लोकल धोबीज और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ जुड़कर इंडिया की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर रही है, उसको टेक्नोलॉजी से ड्राइव कर रही है और मेक श्योर कर रही है कि जो एंड यूज़र हैं उनको हम हाई क्वालिटी एंड टाइमली सर्विस प्रोवाइड कर सकें। मैं NDTV और फ्रीडम ऐप का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज अपॉर्चुनिटी दी है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर मैं यूक्लीन के बारे में बात कर सकूँ। नमस्कार। अरुणाभ, आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। अपनी थोड़ी कहानी बताएं, कहाँ से शुरू हुई। एक तो आप IIT बॉम्बे गए, फिर वहाँ से आपने कुछ एकदम अलग काम किया है जो ज़्यादा लोग मतलब करना नहीं चाहेंगे कि आपने लॉन्ड्री सर्विस शुरू की, तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। आप प्लीज़ हमें बताएं अपने सफ़र के बारे में। तो मैं मूलतः जमशेदपुर से हूँ। उस समय जमशेदपुर बिहार का पार्ट हुआ करता था। बिहार में एजुकेशन पे फोकस बहुत है, तो उस समय से ये बहुत क्लियर था कि मुझे किसी अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्रोत्साहित किया और जमशेदपुर का कल्चर ऐसा है कि बहुत शुरुआत से ही IIT का एक्सपोजर मिलता रहा। तो मैं बहुत क्लियर था कि या तो मैं IIT दिल्ली जाऊंगा या IIT मुंबई जाऊंगा। जो मेरी रैंक आई उसके हिसाब से IIT मुंबई में मुझे मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस मिला। अब जैसे मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पर मैंने देखा कि जो बॉम्बे के लोग हैं या जो बॉम्बे के मेरे पीयर्स थे उनको एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत एक्सपोजर था। यहाँ पर हम सोचते थे कि मैथमेटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, वहाँ पर वो बात करते थे कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, आगे जाके अपना स्टार्टअप बनाना है। तो वो एक्सपोजर राइट अवे शॉकिंग भी था, बट एट द सेम टाइम बहुत ही एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग मैंने 2 साल प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करी। सो आप कौन सी ईयर में तो पास आउट हुए IIT से, आप बता पाएंगे? 2008। एक IIT बंदा 2008 में पास आउट होता है, मतलब शायद 2004 में आपने एंट्री लिया होगा जी। राइट। तो वहाँ पे फिर कपड़ों का बिजनेस आज की तारीख में, तो कैसे आपको सोसाइटी जज करती है? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त बोलते कि IIT पढ़ा और इधर कपड़े धोने का काम करता है, धोबी बन के बैठा हुआ है। यूक्लीन स्टार्ट करने के पहले मैं एक होटल चेन है ट्रीबो होटल्स, उसका पूरा नॉर्थ इंडिया बिजनेस हेड करता था। और मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वहाँ से आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंडिया के जो बजट होटेलियर्स हैं, जो 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स चलाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लॉन्ड्री। बाकी सारे चैलेंजेस वन साइड, लॉन्ड्री इकलौती चैलेंज है जो सारे चैलेंजेस से बड़ी है। बिकॉज इंडिया में जो लॉन्ड्री इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। लोकल धोबीज के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, नो हाउ नहीं है, जिसके कारण होटेलियर स्ट्रगल कर रहे थे। कंप्लेंट्स आते रहते थे। तो उस पर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया और जब मैंने डिसीजन लिया वेरी हाई पेइंग जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप बनाऊंगा, तो सबसे बड़ा शॉक मेरे पेरेंट्स को लगा। राइट। हमारी पूरी फैमिली में दूर दूर तक खानदान में आज तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा एक कंसर्न आया, फैमिली से आया, फ्रेंड्स वगैरह से भी आया, लेकिन माई वाइफ स्टूड बिहाइंड मी लाइक अ रॉक सॉलिड सपोर्ट। एंड उन्होंने बोला कि अगर आज हमने नहीं किया और कल किसी ने इसी बिजनेस को स्टार्ट करके उसको बहुत बड़ा बना दिया, तो हमें लाइफ पर पछतावा होगा कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो हमारे आपका पास प्लेटफॉर्म था। एटीट्यूड डिफेंसिव था इस बिजनेस के बारे में कि आप सर उठा के कह रहे थे मैं लॉन्ड्री का बिजनेस करूंगा? नहीं, मैं शुरू बहुत पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये बताइए, थोड़ा सा हमें समझाइए कि मतलब धोबी से आपका काम अलग कैसे है और किस तरह से होटल्स का ही काम करते हैं कि रिटेल का भी काम करते हैं? थोड़ा सा अपना बिजनेस मॉडल समझाइए। तो जब हमने शुरुआत करी है, जब मैंने इस आइडिया को क्रिएट किया यूक्लीन के, तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास फंड्स नहीं थे। तो
क्योंकि मेरा फ्रेंचाइजिंग में काफ़ी अनुभव है, मैं पिछले 12 साल से फ्रेंचाइजिंग कर रहा हूँ, तो मैंने जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उनको रीच आउट करना शुरू किया। अब जो इन्वेस्टर्स थे उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्हें आइडिया में दम दिखा, उन्हें मेरे बिजनेस प्लान में दम दिखा, बट हर बंदा यही बोलता था बहुत सॉलिड आइडिया है, लेकिन हम पहले गिनी पिग नहीं बनना चाहते, आप इसको बड़ा कर लो फिर हम जुड़ जाएंगे। तो 2 महीने तक ये चलता रहा, मैं क्लोज टू 50-60 इन्वेस्टर्स से मिला, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से। तो मैंने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करी। तो पहले क्या होता था, लोग क्योंकि एथनिक वेयर बहुत पहनते थे तो ड्राई क्लीन मार्केट बहुत बड़ा था, जहां पर आपको अच्छे से कपड़ों को क्लीन करना पड़ता है, आपको स्पेशल केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं। बिहार, झारखंड जैसे जगहों में धोबी समाज को बहुत ही लोग निचले दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप जैसे अच्छे अनुभवी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, तो उन लोगों का भी मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन आप आकर के क्या उन लोगों के रोजी रोटी के लिए चुनौती तो नहीं बन रहे हैं? नंबर 1, उनको बढ़ाने के लिए इस योजना में आपके पास क्या आपकी सोच है? बिल्कुल सर, तो मैं आपको इनफैक्ट एग्जांपल दूंगा। हमने अभी 2 महीने पहले ही सिवान बिहार में स्टोर लॉन्च किया है, और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मेरी पूरी टीम है वो वहाँ के लोकल धोबी समाज से ही उठाई गई है। हम उनको मौका दे रहे हैं टू अर्न अ गारंटीड सैलरी। आज अगर आप देखोगे आपके घर के बाहर जो आयरन मैन खड़ा होता है, उसको ये नहीं पता होता है कि उसको एक दिन क्या सैलरी मिलेगी, कितने कपड़े मिलेंगे, बारिश हो गई या मान लीजिए बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, तो उसको 0 बिजनेस मिलता है। राइट। एवरेज आयरन मैन जो आपके घर के सामने खड़ा होता है वो महीने का मैक्सिमम 10,000 कमाता है। जब वो यूक्लीन के साथ जुड़ता है, और हम यही करते हैं, हर जगह संगठित करते हैं इन लोगों को, वो जब यूक्लीन के साथ जुड़ता है तो उसको महीने की गारंटीड 15,000 की सैलरी, एयर कंडीशनड वर्किंग एनवायरनमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट का कोई सरदर्दी नहीं, साथ ही साथ अगर स्टोर अच्छा करेगा तो उसको इंसेंटिव ओवर एंड अबव सैलरी मिलेगी। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप समाज के निचले तबके के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। आपको देखकर मेरा विश्वास है जो धोबी समाज के लोग हैं उनको मजबूती मिलेगी। इसी तरह से अच्छा काम करिए। नमस्कार। थैंक यू अरुण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। भारत में लॉन्ड्री का बाजार 5,000 करोड़ रुपए तक का है। लॉन्ड्री उद्योग में औसत मुनाफा 15 से 20% है। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम या CLCSS और PMEGP योजनाओं के तहत शुरू कर सकते हैं लॉन्ड्री व्यापार। हमारे अगले आने वाले आइकन ऑफ भारत जो हैं वो बैंगलोर की गलियों में पंजाबी खाना लोगों को खिलाते हैं और इन्हें प्यार से कहते हैं सरदार जी लंदन वाले। चलिए मिलते हैं करणवीर सिंह जी से। नमस्कार, मेरा नाम करणवीर सिंह और मैं बैंगलोर में एक रेस्टोरेंट की चेन चलाता हूं जिसका नाम सरदार जी लंदन वाले है। 2014 में अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैं वापस इंडिया आया लंदन से, और नॉर्थ इंडियन क्यूजीन के गैप को फिल करने के लिए मैंने एक वेंचर और एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ावा देते हुए 2017 में एक क्लाउड किचन की शुरुआत की। आज हमारे 12 आउटलेट्स हैं बैंगलोर के अंदर में। 150 से अधिक लोग हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों से आशा करते हैं कि और हमें ऐसा प्यार देते रहें और हम पैन इंडिया लेवल पे बढ़ते जाएं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ फ्रीडम ऐप और NDTV का, जो हमें इस मंच पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सत श्री अकाल। आपको तो देखते ही मेरा मन खुश हो गया, आनंदित हो गया, हंसता हुआ चेहरा, जोशो खरोश, बहुत अच्छा। आप अपनी कहानी बताइए, और आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी मैं सोच रहा था कि अमेरिका इतना विकसित देश है, तो वहाँ कई स्टार्टअप खाने पीने के किए गए जो आज वर्ल्ड फेम है। ऐसी शुरुआत आप कर रहे हैं, यानी देश को जरूर आप आगे बढ़ाइएगा। तो अपनी कहानी बताइए दर्शकों को, हम लोगों को। मेरा नाम करणवीर सिंह, 31 साल की उम्र है मेरी। बैंगलोर में सरदार जी लंदन वाले के नाम से 12 आउटलेट्स की चेन चला रहा हूँ। मेरी धनबाद झारखंड में हुई है पूरी स्कूलिंग। जब स्कूलिंग टाइम के दौरान ही हमने स्ट्रगल्स देखना स्टार्ट कर दिए थे सर। स्टैंडर्ड 6 में जब मेरी उम्र होगी 12-13 साल की, परिवार जो है हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, दुकानदार परिवार जिसको आप बोल सकते हैं। हमारे पूरे ख़ानदान में सब दुकानदार हैं। स्टैंडर्ड 6-7 में 12-13 साल की उम्र मेरे फादर साहब की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हुई। 2 साल 3 साल वो बेड पे रहे, पैनक्रियाज में प्रॉब्लम थी उनको।
10वीं आते आते घर पे पता लगा कि आर्थिक तंगी है, क्योंकि पापा को 2 साल इलाज में लग गए। इसी रीज़न से मेरे बड़े भाई ने भी 10वीं नहीं कर पाया हो, बट मेरे को किसी ना किसी तरीके से 10वीं मेरे परिवार वालों ने करवाई। 10वीं के बाद फ्रेंड सर्कल एक ऐसा बड़ा सर बना कि समझ में आया कि एजुकेशन की वैल्यू है, बट फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम पे मेरी एजुकेशन करने की मेरे परिवार की नहीं थी। फिर भी ऊपर वाले की कृपा हुई, 11वीं 12वीं मेरे भाई ने, जो कि छोड़ चुका था, अपने पापा की हेल्प कर रहा था हमारे, वो ब्याज पे पैसे पकड़ के उसने 12वीं मेरे को करवाई। मैंने अपने घर वालों को उस टाइम पे प्रपोज़ किया कि आपकी दुकानदारी यहाँ पर है 2 व्हीलर की, हमारी मंडी दिल्ली है, मैं दिल्ली आप शिफ्ट कर दो मेरे को, मैं वहाँ से आपको माल ढो के भेजा करूँगा, जो भी खर्चा होगा मैं अपना खर्चा ग्रेजुएशन का निकाल लूँगा, और मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूँगा जहाँ पर फ़ीस कम हो। लकीली इनफ खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस में से कोटे में भी मेरा एडमिशन हुआ, जाके फ़ीस नॉमिनल थी और एजुकेशन हाई स्टैंडर्ड था। तो फीस घर वालों ने अरेंज करी, जो वहाँ का रहने का मेरा दिल्ली का खर्चा था, मैं हर रोज़ नाई वाला मंडी जाता था, वहाँ से सामान डेली उठाना, 2000 का 2500 की इन्वेंट्री उठा के, वो बैग उठा के दिल्ली रेलवे स्टेशन भागना। जो बंदे होते थे कि सर 50 रुपये ले लो, 100 रुपये ले लो, ये माल अगले दिन धनबाद छोड़ दो। तो वो साइकिल जो मैंने चलाया, हमारा बिजनेस पीछे बूम हो गया। छोटी सी पूंजी से पूंजी बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। 2000-2500 के माल भेजने तक जब मैं 3rd ईयर में था, मैं हर हफ्ते 3 से 4 लाख रुपए का माल अपने दुकान पे बेचता था। क्या बात है, क्या बात। तो वहाँ पर फादर स्टैंड हुए, वहाँ पर मेरा भाई स्टैंड हुआ, यहाँ पर मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। बीकॉम पास के बाद कौन सी नौकरी मिलेगी, या तो दुकानदारी कर लो। फिर कैलकुलेशन आई जी कि MBA करते हैं हमारी फील्ड से, कि मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप इंग्लैंड से जाके मास्टर्स की डिग्री कर लो, जो कि 12 महीने की होती है। कॉस्ट सिमिलर है लेकिन टाइम बचेगा, और आप वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। मैं इंग्लैंड पहुँचा, आप विश्वास नहीं करोगे, इंग्लैंड पहुँचने के लिए मेरे पास सिर्फ टिकट के पैसे और मेरी फ़ीस के पैसे जुगाड़ हुए थे, मात्र 40,000 रुपये पॉकेट में, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है इंग्लैंड जैसे शहर में। तो दिमाग में सबसे पहली चीज़ थी कि यहाँ पर नौकरी लेनी है, काम देखना है कि जहाँ से 2 पैसा बने, जहाँ से मैं अपना खर्चा निकाल पाऊँ। दूसरे तीसरे दिन गुरुद्वारे में रुका हुआ था मैं, डायरेक्ट गया के गुरुद्वारे में गया था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन देनी थी। गुरुद्वारे वालों में से कहीं से सजेस्ट हुआ कि एक सरदार जी का होटल है, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। मैं वहाँ पर हाथ जोड़ के गया, उन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफ़र दी, लेकिन जॉब ऑफ़र के साथ एक चीज़ भी बोला, यार तू सरदार बंदा है पंजाबी में, हमारे पास तेरे लेवल का, छोटे लेवल का काम नहीं है, तू पढ़ने के लिए यहाँ पर आया। मैंने बोला सर काम की ज़रूरत है, पैसे नहीं है, काम होता है, आप काम कराओ। मैंने इंग्लैंड के अंदर में सबसे पहले शुरुआत जो करी, फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब सर, आई स्टार्टेड स्वीपिंग द फ्लोर, जिसको झाड़ू और पोछा बोलते हैं। करण जी, आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ जी। आपकी एज अच्छी हो गई है, अब आगे क्या? What next for you? What are the challenges you are facing in your business? How much money are you making? How big is your organization? और बताओ, और कोविड के बाद की कहानी कितनी बदली आपकी? सर व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हमारा कंसेप्ट ही क्लाउड किचन का था। मैंने धंधा 70,000 रुपये से 200 स्क्वायर फीट का किचन 3 लोगों से चालू किया था। ठीक है। आज मेरा टर्नओवर 24 करोड़ से ऊपर क्या है। बात, मेरे पास 140 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और मेरे 12 आउटलेट्स पूरे बैंगलोर में। बहुत बढ़िया। मैंने आपकी ये साइन बोर्ड देखी है, जब मैं बैंगलोर गई थी, मुझे एकदम अट्रैक्ट हुआ नाम जो आपने रखा है, सरदार जी लंदन वाले। मैंने कहा यहाँ ज़रूर खाना है, जा नहीं पाई लेकिन अगली बार ज़रूर आऊँगी। मोस्ट वेलकम मैम। तो ये नाम भी आपने किस तरह चुना, मतलब जस्ट आपने कई नाम सोचे थे या फिर यही एक डिसाइड हो गया? वैसे नाम बहुत कैची है। जी सर, मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत जो होती है या बेस जो होता है वो नाम से ही होता है। आपका काम से पहले आपका नाम अगर बात कर जाए कस्टमर से तो कन्वर्जन ईजी हो जाता है। क्या बात। मेरे केस में क्या हुआ सर कि मैं एक तो सरदार जी, मैं खाना भी पंजाबी बेचना चाहता था। मैं बैंगलोर में था, मेरे को बहुत किल्लत होती थी खाने की, तो वो भी एक शौक था कि जब अपने को प्रॉब्लम हो रही है 1 साल यहाँ पर, तो लोगों को और क्या फेस करना पड़ेगा। तो सरदार जी कमिंग अप विद ऑथेंटिक फूड, मेरा बैकग्राउंड फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं होटल में काम करता था लंदन में, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हमने बैठ के बनाया। अच्छा, बैंगलोर में कई सारे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जी। वहाँ पे जब लोग खाना खाने बाहर जाते हैं उनको नॉर्थ इंडियन खाने का मूड होता है, तो आप किस तरह से अलग हैं, बेटर हैं, थोड़ा बताइए। सर मार्केट की कैटेगराइजेशन जो है नॉर्थ इंडियन क्यूजीन की स्पेसिफिकली, बैंगलोर में अगर आप देखेंगे किसी भी अच्छे नॉर्थ इंडियन का खाना जो प्राइस पॉइंट है, मिनिमम एवरेज ऑर्डर वैल्यू लोगों की 1,000 रुपये है। अच्छा, हम जो केटर करना चाहते हैं मध्यम वर्गीय, जिसकी सैलरी 30,000 से 60,000 की हो और जिसका एवरेज स्पेंडिंग मील का 150 से 200 रुपये हो, तो हम 150 से 200 रुपये में एक बंदे को अगर उसके पॉकेट में 100 रुपये हैं तभी पेट भर अच्छा सकते हैं। खाना बजट पे। जी, बजट फ्रेंडली खाना Pocket विद गुड friendly। क्वालिटी। करण जी, आगे फ्यूचर, व्हाट इज फ्यूचर नेक्स्ट 5 years, 2 years, 3 years, व्हाट्स योर फ्यूचर? सर मेरी प्लानिंग जो है
धीरे स्लोली एंड स्टेडिली है, एग्रेसिवली भी है, आप बोल सकते हो। मैं पूरा साउथ इंडिया पहले केटर करना चाहता हूँ क्योंकि कमी है। आप आजू बाजू के शहरों में देख लो, हैदराबाद आप चले जाओ, वहाँ पंजाबी खाना आपको इजीली नहीं मिलेगा। मैसूर चले जाओ, वहाँ नहीं मिलेगा। आई वांट टू केटर साउथ इंडिया फर्स्ट, उसके बाद मेरा मिशन है पैन इंडिया में अपने आउटलेट्स खोलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद करणवीर जी, आप आए। आपकी स्टोरी मेरे जैसी स्टोरी, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मुझे लग रहा है कि मैं ही वहाँ बैठा हूँ। मेरा सौभाग्य कि मैं कहीं यहाँ आ गया। आप बस एंड कीजिए कि मुझे गर्व है कि मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, सरदार जी लंदन वाले। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भारत में रेस्टोरेंट उद्योग का 75,000 करोड़ रुपए तक का कारोबार है। रेस्टोरेंट कारोबार में औसतन मुनाफा 20 से 25% का होता है। PMEGP योजना के तहत शुरू किया जा सकता है रेस्टोरेंट कारोबार। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। आप तो जानते ही हैं कि जब भी हमें गर्मी लगती है हम सबसे पहले एरिएटेड ड्रिंक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अगले आइकन इस चलन को बदलना चाहते थे ताकि वो और बहुत सारे और लोग अपने बच्चों को हेल्दी कोल्ड प्रेस्ड जूसेस पिला सकें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले आइकन प्रशांत दयाल जी से। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत दयाल है। मैं दिल्ली में एक जूस और स्मूदी की चेन चलाता हूँ। मेरे बिज़नेस का नाम बॉन जूस है। मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ और पिछले 20 साल से काम करते रहा हूँ, किंतु अब बिज़नेस में आने के बाद पता लगा है कि बिज़नेस रन करना एक अपने तरीके से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और अब समझने से पता लगा है कि बिज़नेस में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, किंतु जब सक्सेस मिलता है तो उसका मज़ा भी अलग आता है। सो थैंक यू वेरी मच NDTV एंड फ्रीडम ऐप मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए और बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हम सब लोग बड़े इच्छुक हैं आपकी कहानी और आपने कैसे ये खड़ा किया जूस का पूरा धंधा बिजनेस। प्लीज़ बताइए हमारी जनता को। जूस के बिजनेस की स्टोरी तकरीबन पिछले 7 साल पुरानी है। जब हम लोग, मेरी बेटी अराउंड 6-7 साल की थी, हम लोग काफ़ी मॉल, वीकेंड पे मॉल या फूड कोर्ट जाते रहते थे। अनफॉर्चुनेटली जब भी हम जाते थे हमारे लिए काफ़ी ऑप्शंस होते थे, बट बिकॉज शी वॉज नॉट अलाउड टू हैव कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स और एनीथिंग विच इज़ वेरी हाई सॉल्ट, देयर वाज नथिंग विच वाज अवेलेबल। उनके लिए ऑप्शन होता ही नहीं था। वो या तो नींबू पानी या फिर पानी पी के ही रह जाती थी एंड वो काफ़ी ख़राब सा लगता था कि हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं पर उसके लिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। एंड हर क्वेश्चन वाज मेरे लिए क्यों कुछ नहीं हो सकता। वहाँ से सोच चालू हुई कि मे बी अगर कोई और सॉल्व नहीं कर सकता है तो हमारे को ही सॉल्व करना है। इट वॉज मोर इन टर्म्स ऑफ एक नीड को मीट करना rather than एक बिजनेस खड़ा करना। वहीं से चालू हुआ। इनफैक्ट उस समय मैं नौकरी कर रहा था। हम लोगों ने पहला आउटलेट मेरे फादर ने चालू किया 2017 में। तो ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि कोल्ड प्रेस जूस क्या होता है, क्योंकि कई जगह ये बोर्ड लगा होता है पर इसका मतलब क्या है, इसमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्यों लोग आजकल इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अधिकतर जूसर जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं वो हाई स्पीड, वेरी हाई RPM वाले जूसर्स होते हैं। 25,000 से 36,000 RPM के बीच में उनका जूसर जो ब्लेड है वो घूमता है, जिससे कि काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जूस के वो बिकॉज ऑफ द हीट लॉस हो जाता है। जो कोल्ड प्रेस जूसर्स हैं टिपिकली 43 RPM से 65 RPM के बीच में चलते हैं। वो फ्रूट को क्रश करके जूस निकाला जाता है, तो उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहती है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे आउटलेट में बना रहे हैं जहाँ की कंज्यूमर आता है, फ्रेश मांगता है और हम उसको फ्रेश बना के देते हैं, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट वैल्यू एकदम बनी रहती है, फ्रेश रहती है। आपको कोई स्पेशल मशीन की ज़रूरत होती है और उसको खरीदने में कितना खर्चा होता है? एक्चुअली थैंकफुली आजकल जो स्लो जूसर्स या कोल्ड प्रेस जूसर्स आ गए हैं मार्केट में, उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। उसकी रेंज चालू हो जाती है 6-7 हज़ार से लेके, और थोड़े कमर्शियल जूसर्स जो हैं वो अराउंड 45 से 50,000 रुपीज़ के आसपास में मिलते हैं। आपका आइडिया है कि कम पहले हमारे पूरे देश में फिर पूरे दुनिया में आपकी कंपनी फैले, जैसे बाहर के जूस अभी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वैसे आपका जूस फैल जाए, इसके लिए क्या कोई प्लान है आपके पास? इनफैक्ट मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में पिछले तकरीबन 20 साल से काम करता रहा हूँ। मैंने नौकरी छोड़ी 2019 दिसंबर में, 2020 जनवरी में आई जॉइन द बिजनेस कम्प्लीटली। Unfortunately 2020 COVID, the pandemic happened. 23rd March is when we actually had to shut down all the stores. But हमारी टीम पूरी बनी रही हमारे साथ, thankfully, and I'm very proud of that. That हमारी जो टीम थी वो अभी तक वही टीम चल रही है. Nobody left. We kept on paying salaries.
सम पार्ट ऑफ रेंट ऑब्वियसली थोड़ा सा निगोशिएट कर पाए हम लोग, बहुत बढ़िया। बट वी वर एबल टू सस्टेन एंड सर्वाइव। एक्चुअली अभी क्या हमारे 7 आउटलेट्स हैं दिल्ली एनसीआर में। आई एम प्लानिंग नाउ, अभी जो प्लान है कि इस बार 2022 के एंड तक हम लोग 15 आउटलेट पहुंचेंगे। मान लीजिए पटना में कोई खोलना चाहता है आउटलेट, हाँ जी, आप उसकी कैसे मदद करते हैं? पटना के अंदर कुछ महीनों में हम लोग अपने फ्रेंचाइजी खोलना चालू करेंगे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, और मैं जानता हूँ बिकॉज मैं तकरीबन 6 साल बिहार झारखंड में रहा हूँ, मेरी इंजीनियरिंग वहाँ से हुई है और मेरा MBA जमशेदपुर से हुआ है, तो इसलिए मैं जानता हूँ वहाँ पे बहुत चाह है लोगों की, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के लेके और फ्रेश फ्रूट एंड फ्रेश चीज़ों को लेके। आप अपनी पत्नी और मतलब वाइफ के साथ बिजनेस करते हैं, राइट? सो हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू डू अ बिजनेस विद वाइफ, क्योंकि गृह मंत्री है आपके और आपको साथ में उनके साथ देश चलाना है, कंपनी चलानी, तो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज? एक्चुअली मेरी वाइफ भी एक एंटरप्रेन्योर है। अच्छा। वो अपने 2 अलग बिजनेस रन करती हैं। क्या बात है। और मैं जो मेरा जो बिजनेस करता हूँ, मेरे फादर मेरे साथ में हैं। अच्छा। तो गृह मंत्री हम लोग, एंड हम लोग पूरे के पूरे फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोग के पहले कोई बिजनेस में रहा ही नहीं है। इनफैक्ट वी डोंट इवन हैव अ सिंगल आउंस ऑफ ब्लड, बिजनेस ब्लड इन आवर फैमिली। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं किस तरीके से बिजनेस को बड़ा कर सकें, किस तरीके। दिन में कितने बॉटल्स बिकते हैं आपके? दिन में एक्चुअली हमारे जो स्टोर्स हैं, ऑन एन एवरेज हम लोग 100 जो पुराने आउटलेट्स हैं बड़े वाले, अराउंड 120-150 ऑर्डर्स होते हैं ऑन अ सिंगल आउटलेट। सिंगल आउटलेट। अच्छा, जरा नाम के बारे में बताइए, बॉर्न जूस, ये नाम आपने क्यों चुना? बॉर्न इज फ्रेंच में गुड, Yes. जूस इज, सो बेसिकली दिस वाज सपोज्ड टू बी गुड आपके जूस। दिन का एक अच्छा पार्ट Okay. और अच्छा जूस। बेसिकली द होल आइडिया कि आपके दिन को अच्छा करने के लिए कुछ एक चीज़ है जो आप ले सकते हैं, फ्रेश है, प्योर है, हेल्दी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टी। हम सबकी शुभकामनाएं कि आप हेल्दी सोसाइटी की तरफ जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस रास्ते पे आप कायम रहें। विशिंग यू द वेरी बेस्ट। मैं गर्व से बोलता हूँ कि मैं एक जूस वाला हूँ और मैं शायद एक MBA जूस वाला भी हूँ। क्या बात है। कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। दुनिया भर का फ्रूट जूस बाजार 9.87 लाख करोड़ रुपए का है। फ्रूट जूस में औसत मुनाफा 25 से 30% है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर योजना, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS, सिडबी की वेंचर कैपिटल लिमिटेड कंपनी SVLC, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के जरिए फ्रूट जूस का कारोबार शुरू कर सकते हैं। अब बुला लेते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत को, जो कि अंजीर उगाते हैं। अंजीर की बर्फी सबने सुनी है, अंजीर ड्राई फ्रूट सबने खाया है, मेरी फेवरेट है अंजीर की आइसक्रीम। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि अंजीर उगाते कैसे हैं, तो चलिए मिलते हैं समीर मोहन राव डोंबे जी से। नमस्कार, मेरा नाम समीर मोहन राव डोंबे, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से खोरगर के छोटा गांव है, वहाँ से मैं आता हूँ। मेरा बिजनेस है अंजीर की खेती में और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मेरा काम है। 3rd जनरेशन हमारी अंजीर की खेती में काम कर रही है। इंजीनियर से लेके किसान, ऐसा मेरा पूरा जर्नी है। उसमें डायरेक्ट सेल टू दी ऑल लीडिंग सुपर मार्केट एंड सम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम अंजीर बेचते हैं। लगभग 284 फार्मर के साथ हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किया है। वो कंपनी के थ्रू हम सबको अच्छा दाम उनके उत्पाद का देते हैं। उसी के साथ साथ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए उनको हम गाइड करते हैं। आइकॉन्स ऑफ भारत मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर और अंजीर, ये दोनों काफ़ी मतलब एक साथ चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रा अपनी कहानी बताइए, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? मेरा नाम समीर मोहन राव डोंबे, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में खोर नाम का एक मेरा छोटा सा गांव है। पहाड़ी इलाका है, पुणे से 50 किलोमीटर दूर है। पूरा बारिश के पानी पे ही निर्भर खेती है। वहाँ पे हमारे अंजीर की खेती है। लगभग 3री जनरेशन मेरी अंजीर की खेती में काम कर रही है। हमारे गाँव के अंदर लगभग 350 एकड़ में अंजीर की खेती होती है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है BE मैकेनिकल हूँ। तो एजुकेशन के बाद कैंपस जॉब लगी, लेकिन वो काम करते समय कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो कुछ तो गलत हो रहा है सोचा, और कुछ अपने खेत में कुछ जाके करते ऐसा सोचा।
और मेरा जॉब मैंने छोड़ने की सोची और फिर एक बार खेती में आने की सोची और खेती में काम करना सोचा। और जैसे कि पूरी पढ़ाई हमने पूना सिटी जो है मेरा कॉलेज था, मेरे घर से 55 किलोमीटर दूर था, तो मैं पूरा ट्रैवल करके अप एंड डाउन करता था रोज़ एजुकेशन, तो खेती के सभी कामों में हाथ बटाता था। अंजीर का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि क्लाउडी कंडीशन में उसका अर्ली मैच्योरिटी आ जाता है, वो जल्दी वो राइप हो जाता है। मतलब समझो हर दिन का 100 kg एक एकड़ में निकल रहा है, तो क्लाउडी कंडीशन में वो 400-500 किलो तक जाता है। क्या होती थी आपकी सैलरी जब आपने जॉब छोड़ी? 38,000 मेरा पेमेंट। 38,000 कैंपस जॉब थी मेरी। और अभी उससे ज्यादा कमाते अभी हैं? मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है। क्या बात, 3 करोड़ का क्या टर्न, बात। प्रॉफिट भी अच्छा बन जाता है। तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने ये रास्ता चुना? बहुत बहुत बधाई आपको। आपके जो ये खानदानी व्यापार चल रहा था उसके पहले और आपके आने के बाद कैसी स्थिति बदली, क्या क्या बदलाव ये आया? खानदानी व्यापार नहीं था, खानदानी खेती थी। खेती वही थी। खेती थी। हाँ हाँ, पूरी खेती है, तो उसका जो मार्केटिंग चेन है वो सेट करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत का काम हर एक किसान को लगता है कि ये उगाना मेरा काम है, बेचना मेरा काम नहीं है, प्रोसेस करना मेरा काम नहीं है। तो ये उगाने के बाद का जो काम है, उत्पाद आने के बाद, फसल आने के बाद का जो काम है, वैल्यू चेन वो पूरा सेट किया, उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग उसका अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहा हूँ। जो एक्सेस फ्रूट में जो बता रहा था कि एक्सेस प्रोडक्शन आ जाता है, तो वो टाइम पे मार्केट में रेट गिर जाते हैं, तो वो एक्सेस प्रोडक्शन मार्केट में ना जाए, उससे कुछ प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेरे भाई का बीटेक फूड साइंस हुआ है, तो उसने मुझे उसमें मदद की, तो अंजीर के जाम बनाए हमने 4 फ्लेवर में अलग अलग, जेलीज बनाई। पहले जब खाली अंजीर फ्रूट बेचते थे, पर किलो क्या रेट मिलता था और वैल्यू ऐड करने के बाद क्या रेट मिलता फार्मर को लगभग 30-40 रुपए का रेट मिलता था पर किलो? एवरेज रेट। और अभी क्या मिलता है? वो भी A1 ग्रेड फ्रूट को, A1 ग्रेड के फ्रूट जो है वो हम पैक करके टेबल पर्पस के लिए बेचते हैं सुपरमार्केट में, मेट्रो सिटीज़ में। और जो सेकंड ग्रेड के फ्रूट्स है, जिसमें कि न्यूट्रिशन वही है, लेकिन वो मार्केट में उनका दाम कम आ रहा है, वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाते, ओवर राइप पे उनको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा समीर जी, आप वेल एजुकेटेड है, आपने इंजीनियरिंग करी है, तो क्या देखते हैं, क्या कि सरकार को बदलाव करने चाहिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, किसान को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो और अपने मेन स्ट्रीम में आ जाए, इकोनॉमी का हिस्सा बने, तो क्या देखते हैं उसको लेकर आप? सरकारें तो बहुत आई बहुत गई, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुए। प्रॉब्लम ऐसी है, अभी अंजीर की खेती मेरी 3 जनरेशन से हो रही है। बचपन से इंजीनियरिंग तो मैंने 4 साल के लिए सीखी, लेकिन अंजीर की खेती मैंने 20-21 साल तक सीखी, एजुकेशन जब तक पूरा हो जाए। तो उसके बारीकी से प्रॉब्लम मुझे मालूम है, अंजीर की खेती में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम भी मुझे मालूम है, सोल्यूशन भी मुझे मालूम है। इसी तरह से हर एक किसान, अलग अलग फसलें अलग अलग राज्यों में हो रही है, तो किसानों के बच्चों को वेल एजुकेटेड, उनका जो नज़रिया अलग है, टेक्निकली जो चीज़ें देखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम अच्छी से मालूम है, क्या प्रॉब्लम और क्या करना है। 85% हमें वर्कआउट करना है, उसके बाद गवर्नमेंट 15% आपको हेल्प करेगी। तो ये कर रहे हो आप? हाँ, यही कर रहा हूँ। 85-15 का कैलकुलेशन? हाँ जी सर, अभी मैंने जैसे ही स्टार्ट किया पूरे सुपरमार्केट में सेल करना, उसके बाद प्रोसेसिंग जब स्टार्ट किया मैंने, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर मुझे जो कुछ मिले, हमारे तहसील में काम करते थे, फिर उन्होंने गाइड किया कि अगर आपको खड़ा करना है बिजनेस, तो उसके लिए फंडिंग या फिर ग्रांट बोले सब्सिडी गवर्नमेंट कैसे देती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके एक स्कीम है, वो स्कीम के अंदर मैंने मेरा प्रोजेक्ट खड़ा अच्छा, किया। ये बताइए आप कि अभी जो आपका प्रोडक्ट है उसका पूना से कितने रेडियस में, कितने दूरी में फैलाव है? अभी मेरा अंजीर जो है पवित्र नाम से दिल्ली से कन्याकुमारी तक बहुत सारी मेट्रो सिटीज में जाता है। ऑनलाइन भी बेचते हैं? ऑनलाइन भी बेचते हैं। आप एक फार्मर के बेटे हैं और अब आप तो एक बहुत ही अलग टाइप का, मतलब बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो इस सफ़र में कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कहीं आप फेल भी हुए होंगे, तो ऐसे कोई घटना बताइए जब आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ी, क्योंकि सफ़र तो बहुत आपने अच्छा पार किया, लेकिन रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई? अभी मुश्किल तो शुरू में ही थी, 40,000 38,000 की जॉब छोड़कर खेती करना ही बड़ी मुश्किल थी गांव के लोगों के लिए, मेरे फैमिली के लोगों के लिए। उनको लगा कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि हर किसी के माता पिता चाहते हैं कि उसका भविष्य अच्छा हो, सिक्योर हो, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए मुझे टाइम गया। 3-4 साल तक मेरा दिमाग ठंडा रख के डिप्रेशन में ना जाके मेरा काम चालू रखना ही बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। उसके बाद के जो चैलेंज आए तो फिर वो तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। अच्छा समीर भाई, मैं जो भी युवा किसान आते हैं पढ़े लिखे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो इन्वॉल्वमेंट है युवाओं का किसानी खेती में, वो हमेशा मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, तो ये कैसे और बढ़ सकता है? खेती में लोग नहीं मिलते, एक तरफ प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। और इंडिया पूरा जो देश है पूरा खेती के ऊपर और खेती से अलाइड बिजनेसेस पे पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है इंडिया का। राइट। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट में,
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक पहाड़ी गांव का, एक छोटे गांव का लड़का एनडीटीवी के स्टूडियो में आके इंटरव्यू दे रहा है, बहुत इससे अच्छा, और कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती। नहीं, आपसे एक और सवाल है, आप एनडीटीवी में आए, दर्शक लोग देख रहे हैं, ऐसे भी इसके पहले भी आप प्रोडक्ट को बड़ा कर रहे हैं, आपके जो संगी साथी हैं, गाँव वासी, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है सब युवा लड़कों को मिला के, तो सबको हम मुनाफा दे रहे हैं, बेनिफिट जो कंपनी का वो सबको दे रहे हैं, सबका हम हमारे गांव का सब इकट्ठा करके उसको पैक करके हम कोऑपरेटिव है कि प्राइवेट लिमिटेड है? फार्मर प्रोड्यूसर फार्म कंपनी, FPO। कुछ मेरे प्राइवेट कंपनी से सेल होता है, कुछ कोऑपरेटिव से होता है। बहुत अच्छा है कि ये परंपरा चलती रहे, आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से अपनी आग जलाए रखिए और खेती बाड़ी करते रहिए और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनने रहिए। धन्यवाद। भारत में अंजीर की खेती का 1 करोड़ रुपए का कारोबार है। अंजीर की खेती में औसतन 35 से 40% का मुनाफा होता है। नाबार्ड और बागबानी से संबंधित कई अन्य रियायतों के जरिए अंजीर की खेती की जा सकती है। चलिए अब कौन होंगे इस एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन? जब तक ये डिसीजन लेते हैं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान भारत में कई उद्योगों व उद्योगों के क्षेत्रों में गिरावट पाई गई। महामारी के वक्त लॉकडाउन ने भी कई उद्योगों को धूल चटा दी। परंतु कृषि यानी एग्रीकल्चर उन चुनिंदा क्षेत्रों में से है जिसमें गिरावट की जगह 3.5% की बढ़ोतरी दिखी। आंकड़ों की माने तो लगता है कि कृषि यानी एग्रीकल्चर में फायदा है। पर क्या आप भी घर बैठे बैठे फार्मिंग करना सीख सकते हैं? क्यों नहीं? डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप और चुन लीजिए अपना मनपसंद कृषि उद्योग। उस पर कोर्स सीखिए और भारत के आइकन से रियल टाइम ट्रेनिंग पाइए। मैं आपको बता दूं कि फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया का यही मानना है कि भारत जितना ज्यादा कुशल बनेगा, स्किल्ड बनेगा, उतनी ही जल्दी आर्थिक आजादी पाएगा। आज काफी गहरा चिंतन किया कि कौन होना चाहिए श्रेष्ठ आइकन। मैं तो बहुत उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि आज के श्रेष्ठ आइकन कौन है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि यहाँ पे आएं और हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन। तो चलिए अब बुला लेते हैं हमारे आइकन्स ऑफ भारत को और बताते हैं आपको कि कौन बने हैं आज के श्रेष्ठ आइकन। मैं दरख्वास्त करूंगी प्रफुल्ल जी से कि हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन। देखो, वाणी मेरी है पर डिसीजन हम चारों का है। सबने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया और बड़ा बैलेंसिंग रखना पड़ता है। आइकन्स ऑफ भारत है ना, तो पूरे भारत की बात है। बड़ी लड़ाई भी हुई थी। आनंद जी ने तो पकड़ लिया था हमें कि क्या कर रहे हो, पर नहीं, ठीक है, सबको खुश करना है। तो आज के श्रेष्ठ आइकन है भैया हमारे करणवीर जी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज आइए आप, और यू डिजर्व दिस। तो अब मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे बाकी के आइकन्स ऑफ भारत भी एक एक करके आएं और एक मोमेंटो, एक मीठी याद के तौर पे ग्रहण करें। अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले एपिसोड के श्रेष्ठ आइकन। इस मंच पर आज हमने क्या क्या नहीं देखा। आज हमने सीखा कि अंजीर की खेती करके कैसे आप देश की तरक्की की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आज हमने सीखा कि किस तरह से लॉन्ड्री भी एक सफल उद्योग में तब्दील की जा सकती है। आज हमने ये भी सीखा कि कैसे कोल्ड प्रेस्ड जूसेस से हम लोगों का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं।
इतना ही नहीं, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग से लेकर सरदार जी लंदन वाले के पंजाबी खाने तक सब कुछ हमने देखा आज इस मंच पे। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप हमारे अगले एपिसोड में भी एनडीटीवी इंडिया पर हमारे साथ जरूर जुड़ें। और अगर आप भी अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं आइकन्स ऑफ भारत के मंच पे, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर जरूर करें। अब मैं आपसे विदा लूंगी इसी बात और याद के साथ कि अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग आइकन्स ऑफ भारत से। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।